हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे में होंगे, मजे में होंगे। हाँ स्कॉलर, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंटरव्यू फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 7 जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखा हुआ है, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू के कुछ पॉजिटिव व्यूज क्या है? आंसर, over the last 130 years, the interview has become a commonplace of journalism. इंटरव्यू पिछले 130 साल से यह पत्रकारिता का एक कॉमन प्लेस है। इट इज यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरव्यू एक कम्युनिकेशन का एक साधन है। इट इज एन आर्ट, यह एक कला है। दैट ब्रिंग्स आउट ट्रूथ, जो सच्चाई बाहर ले आता है। डेनिस ब्रायन हैज स्टेटेड that today's world we get to know our contemporary through their interviews. डेनिस ब्रायन कहते हैं कि आज समकालीन जो हमारे आसपास कुछ हो रहा है उसकी जानकारी हमें इंटरव्यू के द्वारा ही मिलती है। कंटेम्परेरी, समकालीन, आसपास के जो कुछ एक ही समय में जो कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यू। डिस्पाइज, नफरत करना, हेट। आज कुछ सेलिब्रिटीज जो अच्छे पोस्ट पर हैं, लोग जो है इंटरव्यू को डिस्पाइज करते हैं, नापसंद करते हैं, क्यों? आंसर, सेलिब्रिटी राइटर बिलीव दैट इंटरव्यूज अनवांटेड इंटरफेयर इन देयर प्राइवेट लाइफ। कुछ सेलिब्रिटी विश्वास करते हैं कि इंटरव्यू जो है उनकी प्राइवेट लाइफ में एक बिन बताए दखलंदाजी है। अनवांटेड इंटरफेयर, बिन बताए, बिना परमिशन की दखलंदाजी है। दे रिगार्ड देमसेल्फ एज विक्टिम ऑफ इंटरव्यूज। वो सेलिब्रिटी अपने आप को विक्टिम फील करते हैं, घायल सा फील करते हैं इंटरव्यू के सामने, इंटरव्यूअर के सामने। दे क्लेम दैट द इंटरव्यू इज सम वे डिमिनिशेस देम। सेलिब्रिटीज को लगता है कि इंटरव्यू से उनका जो है सम्मान कम हो जाता है, डिमिनिश, कम होना। जस्ट लाइक सम एंशिएंट कल्चर बिलीव दैट अ पोर्ट्रेट ऑफ पर्सन टेक्स अवे हिज सोल। जैसे कहीं आदिवासी क्षेत्र में हम जाते हैं तो उनकी पिक्चर लेना, वो पिक्चर के सामने, फोटोग्राफ के सामने, कैमरा के सामने नहीं आते, अपना फोटो नहीं देते। उनको लगता है कोई उनसे, उनकी फोटो लेना कोई उनसे उनकी आत्मा को छीन रहा है, ऐसा उनको लगता है। सर्टेन सेलिब्रिटीज like V.S. Naipaul have claimed that interviews leaves them wounded, while others like Rudyard Kipling have referred to it as crime and immoral. जैसे इसमें V.S. नायपाल हैं, उनका मानना है कि वह इंटरव्यू के सामने अपने आप को घायल फील करते हैं, इंजर्ड फील करते हैं। जबकि दूसरे जो फेमस राइटर हैं, रूडयार्ड किपलिन, वह जो है, उनका मानना है कि इंटरव्यू एक क्राइम है, यह एक इमोरल, अनैतिक है, अनैतिक कार्य है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। कुछ प्रिमिटिव कल्चर में क्या विश्वास किया जाता है फोटोग्राफिंग के बारे में? Some primitive culture believed that photographing a person is no less than stealing his/her soul out of their body and rendering him incomplete and slighted. कुछ प्रिमिटिव कल्चर का मानना है, विश्वास है कि उनकी फोटो लेना उनसे उनकी आत्मा को छीनने जैसा है, उन्हें अधूरा और तुच्छ बना देता है। फोटो लेना, उनके फोटो कैप्चरिंग करना उन्हें अधूरा और तुच्छ बना देता है, और उनको ऐसा फील होता है जैसे उनसे कोई उनकी आत्मा छीन रहा हो। Fourth question, why do you understand by the expression thumbprint on windpipe? Thumbprint on windpipe, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है, this expression reveals the feeling of suffocation and deep pain. फीलिंग ऑफ, जैसे अपने आप को, जैसे सफोकेशन फील करना, कष्ट फील करना, दैट वन गोज थ्रू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज इंटरव्यू। जैसे कोई इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यूवी जो इंटरव्यू देता है उसको ऐसा फील होता है, अपने आप को सफोकेट फील करता है, वो बोलने में असफल फील करता है। द इंटरव्यू इज एन असॉल्ट ऑन ए पर्सन,
इट मेक्स हिम सो टेंस। इंटरव्यू ऐसा लगता है किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण करने जैसा है। नेक्स्ट, हु इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज। आज के समय में जो चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, कौन आज के समय में किसके थ्रू हमको मिलता है? आंसर, इन मॉडर्न टाइम द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पर्सनालिटीज इज द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर जो होते हैं उनके थ्रू हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है। थ्रू हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस, वह अपने पावर और इन्फ्लुएंस के द्वारा गैदर इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड अस, वह इंफॉर्मेशन गैदर करता है, हमें प्रोवाइड करता है। विद द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरव्यूवी, वह इंटरव्यूवी से इन्फ्लुएंस और पावर के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, हमारे थ्रू पहुंचाता है। He extract everything significant through his questions for us, वह अपने क्वेश्चन के द्वारा इंटरव्यूवी से क्वेश्चन निकाल करके हमारे तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हमें पहुंचाता है। सिक्स्थ, डू यू थिंक उम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड? क्या आपको लगता है कि उम्बर्टो इको इंटरव्यू देना पसंद करते थे? गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन, इसका आप रीजन अपने तरीके से दीजिए। आंसर, यस, उम्बर्टो इको इन ऑल पॉसिबिलिटीज लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड। हाँ, उनको शायद इंटरव्यू देना पसंद था। He felt just as ease with the interviewer and answered all questions truthfully and patiently without showing any hurry. वह इंटरव्यूअर के सामने हर क्वेश्चन का आंसर जवाब काफी धैर्य के साथ आसानी से देते हैं, बिना जल्दबाजी किए। He seems to be enjoying the interview all the time. वह इंटरव्यू देना उनके लिए जैसे एंटरटेन लगता था। He doesn't show a trace of impatience and irritating. उनको इंटरव्यू देने से न तो कोई परेशानी और न कोई इरिटेशन फील होता था। He was mannerly, warm, properly responsive as well. वह किसी भी क्वेश्चन का जवाब पूरे मैनर से, तरीके से जवाब देते थे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? उम्बर्टो इको किसी चीज को लिखने के लिए इतना समय उनको कहां से मिलता था, कैसे निकालते थे? आंसर, देयर आर टू फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन हाउ इको वाज एबल टू राइट सो मच। इको ये सब कैसे लिख पाते थे, इसके दो रीजन है। ही सेज दैट ईच मैन हैज लॉट्स ऑफ वैकेंट स्पेस इन हिज लाइफ। उनका मानना है हर इंसान के पास काफी खाली समय होता है, खाली स्पेस होता है उसकी लाइफ में। इको राइट्स इन दीज वैकेंट स्पेस, और इको अपने इसी खाली समय में जो कुछ लिखते हैं लिखा करते हैं। ही सेज दैट ही डिड मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग ड्यूरिंग दीज फ्री इंटरवल्स। उनका मानना है जो कुछ ज्यादा से ज्यादा जो कुछ राइटिंग करते हैं इन्हीं फ्री समय में करते हैं। अबाउट हिज नॉवेल राइटिंग, ही सेज आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल ऑन संडे। नावल के बारे में उनका मानना है, वो कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूं जो केवल संडे को नावल लिखता हूं, बाकी 6 दिन स्कूल का काम करते हैं। सेकंड, ही एक्सप्लेन दैट पीपल wondered that Eco had written so much on various subject. उनका मानना है कि लोग हैरान होते हैं कि इन्होंने विभिन्न डिफरेंट टॉपिक पर लिखा करते हैं। बट द फैक्ट इज दैट he was writing on the same lines एंड सेम इंटरेस्ट, पीस, नॉन वायलेंस। उनका मानना है कि एक ही समय में एक ही इंटरेस्ट के साथ वह एक ही टॉपिक पर लिखा करते हैं, पीस है, नॉन वायलेंस पर लिखते हैं। ऑल हिज वर्क्स वर लिंक्ड विद थ्रेड ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। उनके सारे जो है सारा एक ही टॉपिक, एक ही इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल? इनकी जो है राइटिंग स्टाइल का क्या डिस्टिंक्टिव है? डिस्टिंक्टिव मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आंसर, उम्बर्टो इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल इज क्वाइट डिस्टिंक्टिव। इनकी जो एकेडमिक राइटिंग स्टाइल है काफी डिफरेंस है। इट हैज ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी। इनमें काफी एक निश्चित प्लेफुल पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, इसके बारे में है। इट इज मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। यह रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से काफी हट करके है। विच इज यूजुअली डिपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, जो काफी अमानवीय
ड्राई और बोरिंग फील होता है। नेक्स्ट, नाइन्थ, डिड उम्बेर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ नॉवेलिस्ट फर्स्ट और एकेडमिक स्कॉलर? क्या उम्बेर्टो इको अपने आप को नॉवेलिस्ट मानते हैं या एकेडमिक स्कॉलर मानते हैं? तब इसमें हम आपको बताते हैं, जो नॉवेलिस्ट होता है जैसे काल्पनिक, जो कोई भी राइटिंग करता है जिसमें काल्पनिक, जैसे नॉवेल है दैट इज फुल ऑफ फिक्शन, काल्पनिक है। एकेडमिक क्या होता है? नॉन फिक्शन, जिसमें कोई कल्पना की गुंजाइश ना हो, कोई इमेजिनेशन ना हो। क्या है वो अपने आप को इमेजिनेटिव या नॉन इमेजिनेटिव क्या मानते हैं? अनइमेजिनेटिव। आंसर, उम्बेटो इको कंसिडर हिमसेल्फ एन एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट, वो अपने आप को सबसे पहले नॉन फिक्शन मानते हैं, एंड नॉवलिस्ट लेटर, और बाद में नॉवलिस्ट मानते हैं। ही मेक्स हिज प्रेफरेंस क्लियरली बाई सेइंग, यह कुछ ये कैसे क्लियर करते हैं ये बताते हैं एक बात बोल करके। आई कंसिडर माई सेल्फ एज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कहते हैं मैं अपने आप को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ। हु राइट्स नावल ऑन संडे, जो संडे को केवल नावल लिखते हैं। ऑन वीक डेज ही अटेंड्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड डज अदर स्कॉलरली, पूरे हफ्ते तक वह कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, न कि पोएट और राइटर को, और स्कूल का काम करते हैं। नॉन फिक्शनल वर्क, जो कि नॉन फिक्शनल है, इनको एकेडमिक है और नॉन फिक्शनल है। नॉवेल फिक्शन है, काल्पनिक है। 10th, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ नॉवेल? नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ रोज, उम्बेर्टो इको ने एक नावल लिखा है जिसका नाम है नेम ऑफ द रोज, उसका सक्सेस होने का क्या कारण है? आंसर, द नेम ऑफ रोज इज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नावल, यह एक डिफरेंट टाइप का नावल है। इट इज क्वाइट सीरियस नावल, काफी सीरियस नावल है। इट इज अ डिटेक्टिव स्टोरी एट वन लेवल, यह एक लेवल पर काफी जासूसी कहानी है। बट इट इज ऑल्सो प्रोब इन टू द मेटाफिजिक्स, यह वो एक लेवल पर मेटाफिजिक्स, स्टडी ऑफ फिलॉसफी, नेचर, थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन, मिडिवल हिस्ट्री, जो पास्ट हिस्ट्री के बारे में, इसके ऊपर लिखा हुआ है। इट इज डीप एंड डिफिकल्ट नावल, यह काफी डीप और डिफिकल्ट नावल है। पब्लिशर बिलीव्ड दैट पीपल लाइक ट्रेश डोंट लाइक डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस रीडिंग, कहते हैं कि लोग जो होते हैं उनको ट्रेश पसंद है, फालतू चीजें पसंद है, ना कि उनको डिफिकल्ट एक्सपीरियंस पसंद है। लेकिन द सेल ऑफ बुक प्रूव्ड दैट इट वाज नॉट ट्रू, लेकिन इस किताब जो नेम ऑफ द रोज, इसका जो है इतना ज्यादा 10 to 15 मिलियन बिक जाती है, इससे पता लगता है कि ऐसे भी लोग हैं जो डिफिकल्ट रीडिंग को भी पसंद करते हैं। सच रीडर्स डोंट लाइक ट्रेश, ऐसे रीडर्स को उनको ट्रेश पसंद नहीं है, कुछ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस पसंद है। द रीजन फॉर सक्सेस ऑफ द बुक हाउएवर रिमेन अ मिस्ट्री, लेकिन फिर भी है कि इस किताब इतना ज्यादा बिक जाती है, इसका क्या रीजन था, एक रहस्य है, ये रहस्य से ज्यादा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रूडयार्ड किपलिंग लुक एन इंटरव्यूज? रूडयार्ड किपलिंग इंटरव्यू को कैसे देखते हैं, उनका क्या मानना है इंटरव्यू के बारे में? आंसर, रूडयार्ड किपलिंग कंडेम्ड इंटरव्यूज, रूडयार्ड किपलिंग इंटरव्यू को आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। हिज वाइफ राइट्स इन हर डायरी दैट रूडयार्ड किपलिंग टोल्ड द रिपोर्टर्स दैट ही कॉल्ड बीइंग इंटरव्यूड एज इमोरल एंड क्राइम लाइक एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी पर्सन। उनकी वाइफ लिखती हैं कि रूडयार्ड किपलिंग का कहना है कि जो इंटरव्यू है यह एक अनैतिक है, इमोरल है, और किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत अटैक करने से कम नहीं है। इट मेरिटेड इट मेरिटेड पनिशमेंट, यह किसी के मेरिट के ऊपर पनिशमेंट है। इट वॉज कावर्डली एंड वाइल्ड, यह बेवकूफी है और बुराई है, इससे कम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेविस कैरोल हैव ए हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर? लेविस कैरोल को इंटरव्यूअर से क्यों डर था? आंसर, लेविस कैरोल वाज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर, ऐसा मानना है कि लेविस कैरोल इंटरव्यूअर से हमेशा डरते थे, उनका डर रहता था। ऐसा क्यों था? इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लॉयनाइज्ड which made him thus repel would-be acquaintance, interviewers and those seeking his autograph। और यही रीजन था कि ऐसा तो उनका डर था कहीं लोगों के बीच में फेमस ना हो जाए, लॉयनाइज्ड, फेमस, इसीलिए वो हमेशा रिपेल माने दूरी बनाए रखते थे। किससे? अक्वेंटेंस, जो इनके जान पहचान के थे, इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाले होते थे,
या दोज हु सीकिंग ऑटोग्राफ, जो इनकी ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते थे वह उन सबसे दूर रहते थे। सो ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और यह कभी इंटरव्यू के लिए अपने आप को कंसेंट मतलब सहमति नहीं दिए, तैयार नहीं हुए। नेक्स्ट, व्हाट डज उम्बर्टो इको मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरस्टिसेस इन आवर लाइफ? इंटरस्टिसेस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारी लाइफ में? उम्बर्टो इको का इसका क्या मतलब है, क्या बताना चाहते हैं? आंसर, इंटरस्टिसेस मीन्स वैकेंट स्पेस और क्रैक इन समथिंग। इनका मानना है कि इंटरस्टिस होता है वैकेंट प्लेस, खाली था, खाली जगह, क्रैक। इको सेज दैट ईच मैन हैज वैकेंट स्पेस फ्री टाइम व्हेन ही हैज नथिंग टू डू। इको का मानना है हर इंसान के अंदर फ्री समय होता है, जब उसके पास कुछ नहीं होता है तो समझ उसके पास खाली समय है। इन हिज लाइफ one can make use of such interstices for thinking about some creative ideas। कोई भी इंसान ऐसे खाली समय में कुछ न कुछ लिख सकता है, क्रिएटिविटी कर सकता है। तो इसी के साथ स्कॉलर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसमें कुछ वोकेबलरी भी दिया गया है, इसको आप डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द चैप्टर्स, आप चाहें तो इसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। जैसे दिया है ना, इन्वेंशन, डिस्कवरी, जर्नलिज्म, प्रेस रिपोर्टिंग, मेरिट, वर्च्यू दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें चूंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसको हम यहीं पर रोकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।